हेलो देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। आज हम मशहूर आयरिश पोएट W.B. येट्स मशहूर पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम को समझेंगे लाइन बाय लाइन हिंदी में। ये पोएम येट्स के पोएट्री कलेक्शन द टावर में 1928 में पब्लिश हुई। हर पोएम की एक फॉर्म होती है, स्ट्रक्चर होता है। इस पोएम के स्टैंजाज, जो कि 4 स्टैंजाज हैं, उन्हें ओटावा राइमा में लिखा गया है। ओटावा राइमा 8 लाइन स्टैंजा होते हैं। यूजुअली इस फॉर्म को एपिक्स के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारी पोएम, जो कि केवल 4 स्टैंजा की है, वो भी ओटावा राइमा का यूज़ करती है। इसकी राइम स्कीम ABA, BA, BCC होती है और यूजुअली इसमें हर लाइन में 10 या 11 सिलेबल्स होते हैं। हमारी पोएम में इयैम्बिक पेंटामीटर है, यानी हर लाइन में 10 सिलेबल्स हैं। पहला अनस्ट्रेस्ड है, दूसरा स्ट्रेस्ड है। अब हमारी पोएम के बारे में हम जान लेते हैं। सेलिंग टू बाइजेंटियम एक बूढ़े इंसान ने लिखी है। 1928 में पब्लिश हुई है। इसके हिसाब से येट्स इसको लिखते वक्त अपने 60s में थे। तो एक बूढ़ा आदमी जो कि इस दुनिया में अपना पर्पस ढूंढ रहा है, उस आइडिया को ये पोएम दर्शाती है। इसके टाइटल के ऊपर बात कर लेते हैं। सेलिंग टू बाइजेंटियम, कि बाइजेंटियम क्या है। जोग्राफिकली अगर हम देखें तो आज हम बाइजेंटियम को इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। हिस्टोरिकली इसको बाइजेंटियम और कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा गया है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है अगर हम यूरोपियन या वेस्टर्न सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट देखें तो। ये एंशियंट ग्रीस से जुड़ी हुई है और जहाँ भी एंशियंट ग्रीस आ जाए, हमको समझ जाना चाहिए कि यूरोप अपनी सबसे पुरानी धरोहर की बात कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुस्लिम्स बोले कि वो मक्का जाना चाहते हैं, या हिंदू बोलें कि वो काशी की यात्रा करना चाहते हैं या 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, तो उससे ही हमें आइडिया लग जाता है कि वो प्लेसेस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वैसे ही बाइजेंटियम ग्रीस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट शहर था और ग्रीस अपने आप में एंटीक्टी, यानी बहुत पुराना जो ज़माना था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए, बहुत ज़्यादा लिटरेचर, आर्ट्स, इस सब चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। तो जो लोग गॉड में मानते हैं, रिलीजियस होते हैं, उनके लिए काशी, मथुरा, मक्का, मदीना, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट सिटीज़ होती हैं। और जो लोग आर्टिस्ट होते हैं, जैसे कि हमारे पोएट येट्स हैं, बाइजेंटियम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी है क्योंकि उनकी हिस्ट्री वहीं से जुड़ी हुई है। तो बाइजेंटियम एक सिंबल है एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का, जो कि पोएट लिटरली वहाँ पर जाके नहीं करेंगे। वो असल में बाइजेंटियम को सेल नहीं करेंगे, वो अपने अंदर बाइजेंटियम पहुँचेंगे और इस तरह वो अपने बुढ़ापे को रीडिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एक नया मीनिंग ढूंढते हैं अपनी लाइफ में, जो कि इस बॉडी की तरह मॉर्टल नहीं होगा, मरने वाला नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा, स्पिरिचुअल मीनिंग हमेशा रहेगा। एंड आप देख सकते हैं आज भी हम ये पोएम पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स ये पोएम भी उस स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है। सो लेट्स रीड दिस वेरी ब्यूटिफुल एंड मीनिंगफुल पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम बाय विलियम बटलर येट्स। इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ने से पहले उसका बेसिक आइडिया जान लेते हैं। पोएट फर्स्ट स्टैंजा में बोलते हैं कि कैसे दुनिया में हर चीज़ यंग है और जो ये देश है उसमें बूढ़े लोगों की कोई जगह नहीं है। दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, द यंग इन वन अनदर्स आर्म्स, बर्ड्स इन द ट्रीज, दोज डाइंग जनरेशंस एट देयर सॉन्ग, द साल्मन फॉल्स, द मैकरल क्राउडेड सीज। फर्स्ट 4 लाइन्स में पोएट कहते हैं कि ये देश बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। जो यंग लोग हैं, जवान लोग हैं, वो एक दूसरे की आर्म्स में हैं, वो अपना यूथ जी रहे हैं। जो बर्ड्स हैं वो ट्रीज़ पर हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे डैश के 2 निशान हैं। डैश दोज डाइंग जनरेशंस डैश, ये वाले जो डैशेस होते हैं ये पैरेंथेसिस होते हैं, मतलब समझ लीजिए थोड़ा ब्रैकेट जैसा काम करते हैं। तो दोज डाइंग जनरेशंस, वो ये बोल रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए भी कि ये जो यंग लोग हैं, बर्ड्स हैं, ये क्या हैं, डाइंग जनरेशंस ही तो हैं, हर कोई मरता ही तो है अंत में। फिर उनकी बात शुरू होती है एट देयर सॉन्ग, मतलब बर्ड्स जो थी वो अपना सॉन्ग गा रही हैं। सैल्मन फॉल्स, जो वाटरफॉल्स होती है ना, उसमें सैल्मन एक फ़िश होती है, वो है।
मैकेरल क्राउडेड सीज, यानी सीज जो हैं उसमें मैकेरल एक और फिश होती है वो है। यानी वो कह रहे हैं हर जगह जो लाइवलीनेस, जो कि ज़िंदगी की जो चीज़ें दिखती हैं जिनमें जीवन है, वो पॉइंट आउट करते हैं। यंग लोग, बर्ड्स जो गाना गा रही हैं, और सैल्मन और मैकेरल यानी फ़िश जो कि वाटर बॉडीज़ में हैं। साथ में ये आइडिया भी कि ये भी डाइंग जनरेशन्स हैं, ये मर जाएंगी लेकिन उन्हें इस चीज़ का आभास नहीं है। इस स्टैंजा की नेक्स्ट 4 लाइन्स पढ़ते हैं। फिश, फ्लैश और फाउल, कमेंट ऑल समर लॉन्ग, whatever is begotten, born and dies, caught in that sensual music, all neglect, monuments of unaging intellect। इसका मतलब है कि फिश मछली, फ्लैश यानी जो ह्यूमन्स होते हैं वो, फाउल मतलब बर्ड्स पूरी गर्मी भर इंजॉय करती हैं, कमेंट ऑल समर लॉन्ग। नेक्स्ट लाइन में whatever is begotten, born and dies, माने कि जो भी एग्जिस्टेंस में आती है चीज़, जिस चीज़ का भी अस्तित्व होता है वो पैदा होती है और मरती है। आप अपने आसपास देखो, पेड़ पौधे, जानवर, हम लोग, सब लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं। Caught in that sensual music, all neglect, और इस सेंशुअल म्यूज़िक में जो ये लोग मज़े कर रहे हैं, एन्जॉयमेंट कर रहे हैं, अपनी यूथ में हैं, सब लोग उसमें कॉट हैं, फंसे हुए हैं, और सब लोग उसी सेंशुअल म्यूज़िक को देख पा रहे हैं, उसमें फंसे हुए हैं और निगलेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं क्या? मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट। मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट मतलब वो सभी कुछ जो कि कभी एज नहीं होता, जो कि हमेशा रहता है, जो कि इंटेलेक्चुअल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये चीज़ अपनी लाइफ में हमेशा गौर करते हैं कि हमारी खुद की प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमारी खुद की हैप्पीनेस क्या है, हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ये वाली बात भी गौर करने की है जिसकी लिटरेचर हुई, उसे हम एक मॉन्यूमेंट ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि हमसे 20 साल पहले, 50 साल पहले भी लोग ये पोएम पढ़ रहे थे और आज भी ये पोएम पढ़ रहे हैं हम। तो वही बात है। अब नेक्स्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं। An aged man is but a paltry thing, a tattered coat upon a stick, unless soul clap its hands and sing, and louder sing, for every tatter in its mortal dress। पोइट कहते हैं कि जो एक एजड मैन होता है, बूढ़ा इंसान होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। पाल्ट्री मतलब जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना हो जिसकी, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। क्या है वो? एक टैटर्ड कोट है, एक स्टिक पर लगा हुआ, फटा घिसा हुआ कोट एक स्टिक पर टांग दो तो वो एक बूढ़ा आदमी है, ज़्यादा उसमें कुछ वैल्यू नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि ये वाली लाइन में एक मेटाफर है कि वो एक बूढ़े आदमी को एक टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक बोलते हैं। अनलेस, लेकिन कब तक? सोल क्लैप इट्स हैंड्स एंड सिंग एंड लाउडर सिंग। लेकिन वो ये टैटर्ड, ये घिसा हुआ कोट तभी तक है जब तक उसका खुद का सोल, उसकी खुद की आत्मा हैंड्स को ऐसे क्लैप करके गाना शुरू ना कर दे और ज़ोर से गाए, और अपने हर टैटर के लिए, जो उसका मतलब पूरे ही शरीर पर जो अब बिल्कुल घिस चुका है, हर चीज़ उसकी जो पुअर कंडीशन में है, जो उसकी मॉर्टल ड्रेस पे, यानी उसके शरीर पे, मॉर्टल ड्रेस वही तो है ना, मॉर्टल मतलब मर जाने वाला, ड्रेस मतलब जो हम पहने हुए हैं, अपना शरीर पहने हुए हैं ना, तो उसमें से लेकिन हमारा सोल गाए और पूरे मन से गाए। नेक्स्ट 4 लाइन्स पढ़ते हैं हम सेकंड स्टैंजा की। नॉर इज देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टडीइंग monuments of its own magnificence, and therefore I have sailed the seas and come to the holy city of Byzantium। अब पोइट यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये सिंगिंग जो सोल करेगा, इसके लिए कोई स्कूल नहीं होता, कोई सिखा नहीं सकता वो चीज़, लेकिन वो अपने आप खुद इंसान को अपनी खुद की इंस्पिरेशन से स्टडी करना पड़ता है। अंदर जो मॉन्यूमेंट्स हैं, अपने अंदर जो चीज़ें हैं जिनकी खुद की महिमा है, मैग्निफिशेंस है, अपने अंदर जो पोटेंशियल है, जो वास्ट पोटेंशियल है, वो हमें खुद ही डिस्कवर करना पड़ता है। यहाँ पर मुझे जो मशहूर बंगाली फिल्म डायरेक्टर है सत्यजीत रे, उनका कोट याद आ रहा है कि उन्होंने बोला है कि द ओनली सॉल्यूशंस वर्थ हैविंग आर द सॉल्यूशंस वी फाइंड आवरसेल्व्स। वही सॉल्यूशंस, वही उपाय कुछ वर्दी होते हैं, उनकी कुछ कीमत होती है जो कि हम खुद पाते हैं, खुद ढूंढते हैं। और फिर पोइट कहते हैं कि देयरफॉर, इसीलिए मैंने सीज़ की यात्रा की है, समुद्र की यात्रा की है, सेल किया है उस पर, और कहाँ पे आ गया हूँ? बाइजेंटियम के पवित्र शहर में आ गया हूँ।
नहीं, जो पोइट की अंतरात्मा है उसने उनसे बोला है कि उन्हें बाइजेंटियम जाना है। वो असली में टिकट कटा के बाइजेंटियम नहीं जा रहे हैं, वो अपने अंदर की जो स्पिरिचुअल जर्नी है, फिर से खुद को स्पिरिचुअली ढूंढना, उसको वो सेलिंग टू बाइजेंटियम कह रहे हैं। कि हमारी पोएम का टाइटल है सेलिंग टू बाइजेंटियम, मतलब अपने अंदर की जो स्पिरिचुअल जर्नी है। लेट्स डू द थर्ड स्टैंजा, फर्स्ट 4 लाइन्स। O sages, standing in God's holy fire, as in the gold mosaic of a wall, come from the holy fire, burn in a gyre, and be the singing masters of my soul. इन लाइन्स में पोएट सेजेस को बुला रहे हैं। सेजेस यानी वाइज जो लोग होते हैं, बहुत बुद्धिमान और साधु जैसे जो लोग होते हैं, जो कि गॉड की होली फायर में खड़े हुए हैं। कहते हैं ना कि सीधे कनेक्शन होता है उन लोग का गॉड से। गॉड की होली फायर में जो खड़े हुए हैं सेजेस, उनको पोएट बुला रहे हैं। कह रहे हैं कि उस फायर में खड़े हुए आप लोग कैसे लग रहे हो, जैसे मोज़ेक ऑफ अ वॉल। गोल्ड मोज़ेक ऑफ अ वॉल मीन्स, मोज़ेक क्या होता है? एक पिक्चर होती है बड़ी सुंदर सी, जिसको छोटे 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 स्टोन से बनाया जाता है। कई बार आपने देखा भी होगा मूवीज़ एक्सेट्रा में। तो वो वैसे लग रहे हैं वो सेजेस, किसी वॉल पर गोल्ड मोज़ेक हो, गोल्ड के छोटे छोटे टुकड़ों से बनाई गई एक पेंटिंग हो। वो कहते हैं कि आओ, होली फायर से निकल कर आओ और गोल गोल जायर में चक्कर लगाओ। बर्न इन अ जायर मतलब गोल रिवॉल्व होना एक गोले में। और मेरे सिंगिंग मास्टर्स बनो, मेरे सोल के, मेरी आत्मा जो है उसको एक राह दिखाओ, उसके टीचर बनो, मास्टर बनो, जो कि गाकर मुझे राह दिखाए। 4 lines of the third stanza, and very powerful lines in my opinion. Consume my heart away, sick with desire, and fastened to a dying animal. It knows not what it is, and gather me into the artifice of eternity. पोइट कह रहे हैं कि उन सेजेस से कि क्या करो, मेरे हार्ट को ले लो, कंज्यूम कर लो। और क्योंकि मेरा हार्ट जो है वो सिक है, बीमार है डिज़ायर से, जो वर्ल्डली डिज़ायर होती है ना, मोह माया जो वर्ल्डली होती है, ये मिल जाए वो मिल जाए, इसकी जो चाहतें होती हैं, उस सब से वो बीमार पड़ चुका है। और मेरा हार्ट एक डाइंग एनिमल यानी मरते हुए एक जानवर से बंधा हुआ है। मरता हुआ जानवर यानी पोएट का शरीर, क्योंकि हमारा शरीर एक टाइम बाद मर जाता है कमज़ोर होते होते। जो हार्ट है मेरे अंदर जो है, वो जानता नहीं है कि वो क्या है। एंड मुझे इकट्ठा करो इनटू द आर्टिफिस ऑफ एटर्निटी। वो उन सेजेस से कह रहे हैं कि मुझे एटर्नल बना दो, मुझे हमेशा के लिए ज़िंदा रखो। आर्टिफिस ऑफ एटर्निटी का मतलब है कुछ ऐसा बना दो जो हमेशा ज़िंदा रहे। यहाँ पर पोइट एक आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आर्ट ही होती है जो कि टाइम, डेथ, इस सब के परे होती है। तो वो उन सेजेस से कह रहे हैं कि उन्हें वही एंशिएंट विजडम दो, वही आर्ट दो, ताकि वो भी इंस्पायर हो पाएँ और हमेशा जीवित रह पाएँ। लेट्स रीड द फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द फोर्थ स्टैंजा। Once out of nature, I shall never take my bodily form from any natural thing, but such a form as Grecian goldsmiths make of hammered gold and gold enameling, to keep a drowsy emperor awake. इस स्टैंजा में, जो कि लास्ट स्टैंजा भी है इस पोएम का, पोएट अनाउंस करते हैं कि जब मैं नेचर से निकल जाऊंगा, यानी जब मैं मर जाऊंगा, तब मैं कभी भी कोई भी बॉडीली फॉर्म नहीं लूँगा। बॉडीली फॉर्म जो कि आप देखते हैं अपने आसपास, हम लोग, जानवर या कोई भी ऐसे जो नेचुरली हमें देखने को मिलता है, ऐसी कोई भी फॉर्म नहीं लूँगा। बट सच अ फॉर्म एज ग्रीशियन गोल्डस्मिथ्स मेक ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड इनामलिंग। मैं ऐसी फॉर्म लूँगा जो कि ग्रीस के सुनार बनाते हैं और जो कि हैमर कर कर के गोल्ड को उसके ऊपर पानी चढ़ा के गोल्ड का बनाते हैं, यानी एक आर्टिस्टिक चीज़ बनूंगा मैं। सुंदर सुंदर ज्वेलरी आपने देखी होगी, कितने कितने ज़माने से चली आ रही होती है। तो पोइट भी कहते हैं कि वो भी ऐसा कुछ बनेंगे, और वो एग्जाम्पल देके कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बनूंगा जो कि सुनार बनाते थे, ताकि उस ज़माने जो राजा थे, उस ज़माने में एम्परर्स थे, उनको अवेक रखने के लिए जो चीज़ें बनाई जाती थी शाइनी, वैसा कुछ बनूंगा। लास्ट 3 लाइन्स। Or set upon a golden bough to sing to lords and ladies of Byzantium, or what is past or passing or to come. तो पोएट दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं, या फिर तो वो कोई ग्रेशियन सुनार के द्वारा बनाई हुई चीज़ बनेंगे गोल्ड की, या फिर
एक गोल्डन बर्ड बनेंगे जो कि एक गोल्डन बाउ यानी गोल्डन ट्री की एक ब्रांच पर बैठी हुई एक बर्ड बनेंगे और गाएंगे टू लॉर्ड्स एंड लेडीज़ ऑफ बाइजेंटियम, जो वहाँ के आदमी औरत सबके लिए वो गाएंगे बाइजेंटियम में। किसके बारे में गाएंगे? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। क्योंकि जो लोग जिनको बहुत अंदर का ज्ञान हो जाता है, आपने सुना होगा, तो वो भूत भविष्य वर्तमान सबकी बात बता देते हैं। तो क्योंकि पोएट भी यही चाहता है कि उसे एटर्नल एक ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए वहाँ पे बर्ड की तरह बैठकर वो हर चीज़ के बारे में गाएंगे और अपने विजडम को, अपने ज्ञान को शेयर करेंगे। तो ये थी W.B. येट्स की पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। इस पोएम के थीम्स डिस्कस कर लेते हैं। एक आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ओल्ड एज। ऑब्वियसली पोएट ओल्ड है। एक ओल्ड एज में एक लैक ऑफ पर्पस दिखता है लाइफ में कि अब मैं क्या करूं, मेरी सारी ज़िंदगी बीत गई, अब शायद मैं यूज़लेस हूं। तो उस सेंस ऑफ पर्पस को फिर से रिडिस्कवर करना है ओल्ड एज में। सेकंड जो है थीम वो है वैल्यू ऑफ आर्ट, पावर ऑफ आर्ट, कि आर्ट हमेशा इमॉर्टल होती है। मॉर्टैलिटी वर्सेस इमॉर्टैलिटी का भी थीम इसमें कवर हो जाता है कि भले ही हम मॉर्टल हैं, हम ओल्ड हो जाते हैं, लेकिन आर्ट और जो क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, ये हमेशा जीवित रहती है, ये इमॉर्टल है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल प्रूव हुआ हो। अगर आपको लगता है कि मैं अपने वीडियोस में कोई पॉइंट्स या फिर कुछ एलिमेंट्स ऐड कर सकती हूँ, तो आप वो सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में, फीडबैक दीजिए। एंड अगर आपको हेल्पफुल प्रूव हुई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। Goodbye, take care, and if it's your exam, all the very best.